देखो पिछले क्लास में इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर हुआ था, उसमें तुमको फॉर्मूला सब समझाए थे। तो मेन चीज जो था उसको थोड़ा सा 5 मिनट समझा देते हैं। मेन चीज जो पिछले क्लास में था वो ये था कि इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मेन चीज पिछले क्लास का यही था, इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा, इनवर्स। फॉर्मूला समझाए थे कि d अपॉन dx ऑफ साइन x, मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन तो cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन तो साइन x, यही उल्टा। डिफिनीशन में लिखा दिए थे तुमको। देखो डिफिनीशन ये लिखाए थे तुम सबको कि यदि fx का डिफरेंशिएशन gx है, कि fx का डिफरेंशिएशन gx है तो gx का इंटीग्रेशन fx होगा। बात समझ गया? यही डिफिनीशन था तुम्हारे कॉपी में, इसका लिखा हुआ इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का। कि यदि fx का डिफरेंशिएशन gx है तो gx का इंटीग्रेशन fx होगा। ठीक। उसके बाद देखना, ये जो c लिखते हैं इसको इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब इस चैप्टर में आपका डिफिनिट आंसर नहीं आता है, उसीलिए यहाँ पर c क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं या सब्सट्रैक्ट कर दो। इसको बोला जाता है इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी बोल सकते हो इंटीग्रल कांस्टेंट। इसको तुम c भी लिख सकते हो, माइनस c भी लिख सकते हो, k भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, log c भी लिख सकते हो, e का पावर c लिख सकते हो, टेन इनवर्स c लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। बात समझ गया? तो मेन चीज पिछले क्लास का यही था, इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे फिर से आप देखना, बोलो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। यदि इसका इंटीग्रेशन हम पूछे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या लिखोगे आंसर? इसका इंटीग्रेशन dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो टेन इनवर्स x प्लस c के कुछ भी इंटीग्रल कांस्टेंट लिख दो। बात समझ गया? फिर बताओ log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन तो log x। log जहां भी रहेगा वहां मोड लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि log डिफाइन है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, इसीलिए। तो याद रहेगा ना? तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे याद? जैसे cos x का हम इंटीग्रेशन पूछेंगे, तुमको क्या ध्यान रखना कि cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो ये सब इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा तुरंत। कि cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? sin x का, यानी cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? टेन इनवर्स x का, मतलब इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x बोलेंगे। 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है? तो log x का, यानी 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। फिर प्रॉपर्टीज भी समझाए थे कि यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। दो या उससे ज्यादा फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन ऐड या सब्सट्रैक्ट में उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? अलग अलग, सबको अलग अलग लिख के इंटीग्रेशन कर देते हैं। और आप लोगों को 7.1 बनाने बोले थे, कि 7.1 सब बना लीजिएगा। तो बोलिए कौन कौन क्वेश्चन आप लोगों से 7.1 में नहीं सॉल्व हुआ है?
जैसे देखिए सबसे पहले 10 नंबर हम समझा देते हैं। इसका इंटीग्रेशन निकालना है रूट अंडर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स, इसका होल स्क्वायर है और dx कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो क्या करना है इसका इंटीग्रेशन निकालने में। एक्सरसाइज 7.1 तो देखो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करना, पहले ही पूरे का होल स्क्वायर है ना, मतलब इसको a पर हो इसको b पर हो, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस 2ab, 2a और b लिख दिए। रूट अंडर एक्स से रूट अंडर एक्स कट गया, यहां बताओ स्क्वायर करेंगे तो एक्स होगा, फिर 1/x माइनस 2। अब बताओ क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करेंगे पहले सब बीच में प्लस या माइनस का साइन है, अलग अलग पहले सबको लिख दो, यानी x इंटू डी एक्स फिर 1/x इंटू डी एक्स और फिर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब सबका फॉर्मूला याद है, ये हो गया x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा आपका dx बटे x, और यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा तो बोलो x का, तो x स्क्वायर बाय 2 और dx बटे x का तो log x, और यहाँ dx का खाली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर लेंगे तो अपने मन से इंटीग्रल कांस्टेंट दे देना 80। हमेशा किसी भी क्वेश्चन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन रहेगा, पहले इंटीग्रेशन कर लेना, लास्ट में जो ये आंसर लिखते हैं ना एएनएस आंसर, तो आंसर से पहले खाली क्या लिख देना है प्लस सी या माइनस सी, कुछ लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। के ए समझा बनाने। उसके बाद फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये लिखा हुआ इसमें सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x और dx। तो बोलो कैसे होगा इसका, पहले मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू 10x। कल भी एगो मल्टीप्लाई वाला समझाए थे, रूट अंडर एक्स से मल्टीप्लाई था, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। u इंटू भी अभी नहीं होता है, लेकिन उसका अलग तरीका है, लास्ट में एक ही बार पढ़ाएंगे। और u बटे भी तो इंटीग्रेशन में होता ही नहीं है। अब बताओ अब क्या करोगे इसको, तो कहेंगे अलग अलग दोनों को पहले लिख लेंगे कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और फिर ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x dx। अब दोनों का फॉर्मूला जानते हो ना, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो 10x का, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 10x, और सेक एक्स इंटू 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो सेक एक्स का, मतलब इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स, अब प्लस सी लिख दो। बात समझा। तो बाकी जो क्वेश्चन बीच में छोड़े हुए हैं वो सब बताया हुआ है, इन्हें समझना कि छोड़े हुए हैं। रूट अंडर एक्स से भागा देना, तो भागा नहीं आता, जैसे क्वेश्चन नंबर कितना में है 12 में, तो रूट से जब भागा देते हैं तो पावर घटता है, वहां मल्टीप्लाई किए थे पिछले वीडियो में, तो वहां पावर ऐड हुआ था। 13 बताए हुए हैं, 14 में गुना करना है, गुना कर देना है, अब 15 में भी मल्टीप्लाई करना है, वहां भी मल्टीप्लाई कर देना, 16, 17 सब अलग अलग खाली करके इंटीग्रेशन कर लेना, सबका फॉर्मूला पुटिंग है। हो गया प्रिंट। उतार लिया साहब। अब देखो अगला 19 नंबर कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो बोलो ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं सेक का कोसेक में, तो क्या करेंगे पहले साइन कॉस में दोनों को चेंज कर देंगे। तो सेक को क्या लिखोगे 1 बाय साइन स्क्वायर
एक्स और कोसेक को सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक को क्या लिखोगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब जानते हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, यानी टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ क्या करोगे सो बताओ, हम तो नहीं लिखा है फॉर्मूला, देखो जितना फॉर्मूला का लिखा हुआ उसमें टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है लिखा हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे टेन स्क्वायर एक्स का ना है किसका है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े हो ना टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में बदलने का, क्या लिखते हैं टेन स्क्वायर एक्स को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स रहेगा तो उसको सेक में बदल देंगे, कोट स्क्वायर एक्स रहेगा तब कोसेक में बदल देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन अलग इसका अलग, दोनों का अलग अलग कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 इंटू डीएक्स। तो बोलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और डीएक्स का इंटीग्रेशन x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x और डीएक्स का इंटीग्रेशन x प्लस c लिख देना। एक इंटीग्रल कांस्टेंट हमेशा लास्ट में लिखना है, उसको कभी नहीं भूलना है, भूल जाओगे तो एक नंबर कट जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये लिखा हुआ है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स, यही लिखा हुआ है। इसका कैसे बनाओगे सो बताओ। तो पहले बोले यू बटे भी तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे पहले सेपरेट कर देंगे दोनों को, ऐसे लिख देंगे 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को हम 2 बार लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या कोई दिक्कत, क्यों लिखे हो कारण समझ जाओगे। तो बोलो 1 बटे कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा, जानते हो ना क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, तो सेक यानी हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर। यहां देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को एक साथ लिख देंगे, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, आई 1 बटे कॉस एक्स को फिर क्या लिख देंगे तो सेक एक्स, इसीलिए वहां 2 बार लिखे थे। बात समझा, इसीलिए 2 बार cos x इंटू cos x लिखे थे, cos स्क्वायर एक्स को 2 बार ताकि लगे तुमको देखने में। एगो लिखे साइन थीटा बटे cos थीटा उसको टेन थीटा, एगो 1 बटे cos x को क्या लिख दिए सेक एक्स। अब दोनों को अलग अलग करें पहले कि 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और फिर माइनस 3 यहां सेक एक्स इंटू 10x और dx। तो बोलो इसमें 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, और यहां सेक एक्स इंटू 10x। तो बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन और सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स इंटू 10x तो है लिखा हुआ सेक एक्स आ गया। चलो उतार लो तक दोनों क्वेश्चन को। हो गया प्रिंट। अब देखो एक तो क्वेश्चन नंबर 22, उतार लिया आंसर इसको।
देखो 22 नंबर क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि इफ d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू कितना, तो 4x³ -3/x का पावर 4 सच दैट इस प्रकार से है कि f2 इक्वल टू 0 है, तो देन fx इज इक्वल टू क्या होगा, वही तुमसे पूछा है, ऑप्शन में लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू। समझ गया? पहले क्वेश्चन को देख के समझो कि क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, fx का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, कि fx का डिफरेंशिएशन ये है, क्वेश्चन समझना, fx का डिफरेंशिएशन ये है लिखा हुआ, तो fx बताना है। तो तुम ही लोग अभी डिफिनेशन पढ़ाए थे इंटीग्रेशन का, कि यदि fx का डिफरेंशिएशन gx है तो gx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको fx मिल जाएगा। अभी फॉर्मूला लिखा है ना, डिफिनेशन इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि यदि d/dx ऑफ fx बराबर क्या है, तो gx, तो इस gx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सो बताओ, तो fx मिलेगा। यानी fx निकालने के लिए इसको निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, तो इसको यदि gx मान लेते हैं, इस gx का हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। fx का डिफरेंशिएशन ये gx है, तो gx का इंटीग्रेशन fx होगा। तो लिख दो कि यहां गिवन है कि d/dx ऑफ fx इक्वल टू कितना, तो 4x³ -3/x का पावर 4। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सो बताओ, कि देन fx बराबर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिए इसमें, समझा? फिर से सुनो एक बार, fx का डिफरेंशिएशन ये हो गया gx, तो gx का इंटीग्रेशन करेंगे तो fx मिलेगा। मतलब इसको यदि इंटीग्रेट कर देंगे तो वही जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, तो fx के बराबर होगा। तो लिख दिया fx बराबर क्या, अब इंटीग्रेशन होगा तुम लोगों से, कैसे होगा दोनों का इंटीग्रेशन, तो पहले अलग अलग लिख देंगे, इसको अलग और इसको अलग। अब क्या करेंगे सो बताओ, कि जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर, 4 बाहर, x³ dx और फिर -3 बाहर, और नीचे में x का पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलो अब हो जाएगा दोनों का इंटीग्रेशन, x³ का इंटीग्रेशन। यहां से एक चीज सीखा ना, नीचे जब भी x रहेगा, x² x³ x का पावर 4, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना, x को ऊपर लेके चले जाना अंश में, न्यूमरेटर, तो +4 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो बोलो इसका इंटीग्रेशन, पावर में 1 जोड़ दो, 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, -3, और नीचे भी -3 या प्लस, तो बोलो यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, माइनस माइनस बीच में क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब x का पावर 4 और प्लस x का पावर -3 या प्लस c तो हम अपने मन से मानते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट, इसीलिए क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ है, क्या ही लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो, f2 बराबर 0, f2 मतलब फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पर कितना है, 0 है, कि जब x का मान 2 है तो fx का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पुट कर दो x के स्थान पर 2। यहाँ की बात देखो, यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पुट कर देंगे x बराबर कितना, 2 इन इट। काहे के लिए 2 पुट कर रहे हैं, वो c का मान निकालने के लिए। तो बोलो f2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर, f2 का मान कितना क्वेश्चन में लिखा हुआ, 0। यहाँ 2 का पावर 4 कितना, इसको 1/2 का पावर 3 लिखेंगे, तो बोलो 16 प्लस 1/8 प्लस c, तो कितना हो जाएगा, 129/8 होगा। जोड़ने आता है ना भिन्न का जोड़, 8 एलसीएम, 16 को 8, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120। तो बोलो c का मान कितना आ गया, -129/8। अब इसको पुट कर दे, फर्स्ट में पुट दिस वैल्यू ऑफ fx, तो सॉरी c
इन इक्वेशन फर्स्ट, बोलो फर्स्ट में पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर, तो एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर माइनस 129/8 मिल गया एफ एक्स। आ गया आंसर, यही तुम्हारा आंसर हो गया। मतलब जो इंटीग्रल कांस्टेंट इसमें वो कितना है 129/8 है। कैसे उसका मान निकला, दिया हुआ था तब f2 इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, तो इंटीग्रेशन निकल गया ना fx। अब x के स्थान पर क्या पुट कर दिए 2, यदि यहाँ f3 लिखा रहता तब x के स्थान पर 3 पुट करते, f ऑफ -1 लिखा रहता तब x के स्थान पर -1 पुट करते। बात समझा? चलो उतारो तब, जल्दी प्रिंट करो। हो गया प्रिंट, उतार लिया आंसर। अब देखो दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 7.2। 7.1 में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा खुद बता दिए, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए जो जो फॉर्मूला पढ़े कब यूज हो सकता है और कब यूज नहीं हो सकता है। कैसा रहेगा फॉर्मूला यूज करना और कैसा रहेगा फॉर्मूला यूज नहीं करना। डिफरेंशिएशन में भी हम समझाए थे, तो पहले हेडिंग लिखो सब कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। सब नोट्स कॉपी में लिखना, प्रॉब्लम नहीं समझा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए, नेक्स्ट चैप्टर तक पहुंचने के लिए ये समझा रहे हैं। तो देखो समझना, जैसे डिफरेंशिएशन में पहले बताना तब इंटीग्रेशन में फिर, जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ा था d/dx ऑफ साइन एक्स, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो cos x। कब होता है सो बताओ, कुछ समझाए थे कि जो एंगल में लिखा रहेगा हमेशा डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। एंगल में x है तो डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में, तभी ये लिख सकते हैं। दूसरा रहेगा तो जैसे ये भी हम बताए थे, देखो कि यदि मान लो यहाँ साइन एक्स क्यू लिख दे तब बताओ लिख सकते हो यहाँ cos x क्यू, इतना लिख के छोड़ दोगे सही है? क्यों नहीं सही है? क्योंकि एंगल में कितना लिखा हुआ है एक्स क्यू, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है एक्स के रिस्पेक्ट में। दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट रहेगा तब फॉर्मूला यूज नहीं होता है। ये नहीं कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन फिर करने बताए थे, वैसे यहाँ भी समझना है। ये नहीं कि इंटीग्रेशन नहीं होगा, होगा लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बात समझा? तो देखो वही अब समझा रहे हैं। जैसे पहला फॉर्मूला ही ट्रिग्नोमेट्री वाला ही लिखते हैं, बोलो cos x का इंटीग्रेशन तो sin x लिखते हैं ना फॉर्मूला, और sin x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x। लेकिन कब लिख सकते हैं सो समझना। यहाँ भी वही बात जो डिफरेंशिएशन में समझाए कि जो एंगल में लिखा हुआ क्या है, इसके एंगल में बताओ x, तो डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में है x के रिस्पेक्ट में। ये दोनों एकदम सेम होना चाहिए। जो एंगल में लिखा रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन, डीसी का मतलब कल बताए थे, डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, कि जो एंगल में लिखा रहेगा, जो एंगल में लिखा रहेगा बगल में उसका क्या रहना चाहिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तभी उसका इंटीग्रेशन होगा, नहीं फिर उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा।
जो एंगल में लिखा हुआ है उसी का डिफरेंशिएशन। x लिखा हुआ है यहाँ dx, यदि t लिखा रहता तो dt, तब ये यूज होगा। अलग अलग रहेगा तो फिर फॉर्मूला यूज। यहाँ भी देखो ये x है तो यहाँ इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तब लिखेंगे फॉर्मूला। लेकिन अब देखो यहाँ यदि हम यहाँ लिख दें cos t और यहाँ dx ही रहने दें, तो क्या ऐसे लिख दें sin t? नो सर, ये लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ एंगल में क्या है, cos के एंगल में t, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। अलग अलग रहेगा तो कभी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ मान लो हम लिख दिए sin x क्यू और यहाँ dx ही रहने दें, तो जैसे sin x का लिखा है माइनस cos x, वैसे sin x क्यू का लिख दोगे माइनस cos x क्यू। सो बता, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एंगल में क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यू है। साइन के एंगल में क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यू। यहाँ क्या है लिखा हुआ है? यहाँ dx लिखा हुआ है। दोनों सेम नहीं है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, गलत लिखा हुआ है। कब होगा? जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ हम साइन एक्स क्यू लिखे हैं तो यहाँ डी ऑफ एक्स क्यू लिख दें। अब बताओ, अब दोनों सेम है। डी ऑफ एक्स क्यू मतलब समझते हो ना, किसका डिफरेंशिएशन? एक्स क्यू का। तो बताओ, अब ये दोनों सेम टू सेम है लिखा हुआ, तो अब लिख सकते हैं साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो वैसे साइन एक्स क्यू का माइनस कॉस एक्स। ये सही है, समझ गया? जैसे यहाँ देखो, यदि cos t लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? dt। बोलो, दोनों सेम है? तो सेम रहेगा तभी, मतलब जो एंगल में लिखा रहेगा उसी का डिफरेंशिएशन dc रहेगा तो फॉर्मूला यूज होगा। उसका dc नहीं है तो फॉर्मूला, dc मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो cos t का sin t। ये सही है। तो तुम सबको भी काटना, गुड करना कि ये लिख के काट देना कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो लिखा हुआ है उसका डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बगल में नहीं है। यहाँ एक्स क्यू है, एक्स क्यू का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बगल में नहीं है। यहाँ देखो है एक्स क्यू है, बगल में डीसी किसका है? एक्स क्यू का ही है, तो यहाँ फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ टी है तो बगल में dt है, तो टी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हुआ dt, वो है तो फॉर्मूला यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री वाला सब में यही बात है, इन्हें की खाली साइन कॉस दो लिखे तो वही साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स कुछ लिखा रहे, समझना यही है कि ऐसा रहेगा तो फॉर्मूला यूज होगा, नहीं रहेगा तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। वही दूसरा भी समझ लो। अब इनवर्स वाला, तो ये नहीं है कि डिफरेंशिएशन नहीं होता। देखो यहाँ किया ना कि होगा, लेकिन कब होगा? जब एक्स क्यू है तो डीसी भी किसका होना चाहिए? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बगल में किसका होना चाहिए? एक्स क्यू का ही होना चाहिए। बात समझा? तो बनाने का तरीका फिर आएगा। देखो अब दूसरा, जैसे dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पढ़े हो इसका इंटीग्रेशन? टेन इनवर्स एक्स। कब लिख सकते हैं सो बताओ? तो जो नीचे में है ये तो कांस्टेंट है 1, ये तो बदलेगा कभी नहीं है। नीचे में क्या सिर्फ x है, तो जो नीचे में जिसका स्क्वायर है उसी का डीसी ऊपर में होना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। x है नीचे में, 1 तो कांस्टेंट है, वो तो हमेशा 1 ही रहेगा, वो कुछ दूसरा नहीं हो सकता है, चेंज तो x होगा। तो जो लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टी स्क्वायर जेड स्क्वायर, जो लिखा रहे उसी का डीसी क्या होना चाहिए? ऊपर में रहना चाहिए। जैसे यहाँ देखो हम लिख दिए, यहाँ लिख दिए हम dx, लेकिन यहाँ लिख दिए 1 प्लस वाई स्क्वायर, तब भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स वाई। बताओ ये सही लिखा हुआ है? नीचे में किसका स्क्वायर है? y का, ऊपर में डीसी किसका है? x का, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dx लिखा हुआ है। तो दोनों अलग जब हो गया, डिफरेंट ना, ये y है, यहाँ ये इसका डीसी नहीं है, इसलिए यहाँ फॉर्मूला यूज नहीं होगा, गलत हो गया। ये कब कर सकते हैं सो बताओ? यदि नीचे में y का स्क्वायर है तो ऊपर में भी क्या होना चाहिए? y होना चाहिए, dy। अब बताओ, अब इसी का डीसी ऊपर में है कि नहीं है? अब दोनों सेम है, तो सेम है तो फॉर्मूला लिखेंगे टेन इनवर्स y। बस समझा? जैसे यहाँ देख लो फिर से एक बार कि यहाँ हम dx लिख दिए अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दिए, तो क्या इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा?
कि टेन इनवर्स cos x लिख सकते हैं इसको? नो सर। सही है ये। जैसे यहाँ x था तो x लिखा ना, वैसे यहाँ cos स्क्वायर x है तो टेन इनवर्स cos x लिख सकते हैं ना? क्यों नहीं लिख सकते हैं सो बताओ। यहाँ किसका स्क्वायर है ये? cos x का। डीसी देखो किसका है? सिर्फ x का। दोनों सेम नहीं है तो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कब यूज होगा? जब cos स्क्वायर x है तो डीसी भी किसका होना चाहिए? डी ऑफ cos x का होना चाहिए। यदि ऐसा है तब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तब यहां लिख सकते हैं टेन इनवर्स cos x। बात समझा? ये सही है। तो समझ में आया कब फॉर्मूला यूज करते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री वाला समझा, ये इनवर्स वाला, सब में वही बात है। जैसे साइन इनवर्स एक्स तो रूट अंडर लिखता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी 1 तो कांस्टेंट है, एगो एक्स स्क्वायर में है, तो जो एक्स जिसका स्क्वायर है ऊपर में उसी का डीसी है। एक्स का डीएक्स, टी का डीटी, वाई का डीवाई, तभी फॉर्मूला यूज होगा, अन्यथा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। चलो उतारो तब तीसरा फिर समझाते हैं। पहले प्रिंट करो, इतना पहले उतारो जल्दी। तुम सब भी जो काटे हैं उसको काट देना कॉपी में, जो गुड किए हैं गुड करना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, काटने का मतलब वो नहीं लिखना है, गुड है मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं। समझ गया कि कब फॉर्मूला यूज होता है और कब कैसे यूज करना है। फिर से एक बार समझा रहे हैं, तीसरा लिख के। अलजेब्रिक वाला बोलो क्या पढ़ा था? x का पावर किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कि पावर में 1 ऐड कर देना है और उसी से फिर नीचे डिवाइड कर देना। पढ़े हो ना? तो बोलो कब इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? बोलो ये तो n तो कांस्टेंट नंबर है, 2 3 4 5 6 या 1/2 1/3 2/5 ऐसे लिखा रहेगा। वेरिएबल तो ये एक्शन है, मतलब जो बेस में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में करना है। मतलब जो बेस में लिखा रहेगा बगल में उसी का डीसी होना चाहिए, बगल में इसी का डीसी रहना चाहिए बेस का, तभी फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो फिर फॉर्मूला यूज नहीं होगा। बात समझा? जैसे यहाँ देख लो कि यदि cos स्क्वायर x का हम इंटीग्रेशन करें, पूछे तुमसे, तो क्या इस फॉर्मूला के द्वारा हो जाएगा? यदि इस फॉर्मूला से हम इसका इंटीग्रेशन निकालने चाहे तो निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, लिख देंगे तो क्या है? गलत है। क्यों? बेस में क्या लिखा हुआ सो बताओ? cos x है, पावर तो कांस्टेंट है लेकिन बेस क्या है? cos x। तब बगल में उसका डीसी नहीं है उसका डीसी। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, तो वो रहेगा तब ना फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ वो नहीं है। कब कर सकते हैं बताओ? यदि यहाँ cos स्क्वायर x रहेगा तो यहाँ डिफरेंशिएशन भी किसका होना चाहिए? cos x का, डी ऑफ cos x, तब यूज कर सकते हैं। तब इतना लिख सकते हैं कि cos x क्यू x/3 पावर में 1 ऐड कर दिया। अब फिर तब इस फॉर्मूला से क्वेश्चन, क्योंकि जो अब बेस में है उसका ये डीसी है और यहाँ डीसी नहीं था, ये cos x है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? x का डीसी लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन dx लिखा हुआ। बात आया समझ में? यदि मान लो यहाँ हम लिख दे t का पावर 5 और dx, तब बताओ लिख सकते हो t का पावर 6/6? ये लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस में t है और डिफरेंशिएशन किसका है? x का। दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। सेम रहेगा तभी फॉर्मूला यूज होगा। ये सही है, ये सब याद रखना होगा, बारीकी चीज है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब यहां देखना चौथा, कि यदि dx बटे x का हम इंटीग्रेशन पूछे तो लिखते हो ना log x, तो क्या कहोगे इसमें सो बताओ? वेरिएबल तो इसमें x है, मतलब डिनोमिनेटर जो है हर
उसी का डीसी है कहां पर, न्यूमरेटर में। ये एक्स का डीसी है ऊपर में, तब फॉर्मूला यूज होगा। जो नीचे लिखा रहेगा डिनोमिनेटर में, उसी का डीसी क्या रहना चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर में, तब फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो फिर फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ डीजेड लिख दिए और यहाँ एक्स से रहने दें, तब भी लिख सकते हैं यहाँ log x। सो बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? क्यों? नीचे क्या है, x है, और ऊपर डीसी किसका लिखा हुआ है, z का, dz लिखा हुआ है, z का और डीसी है, तो दोनों डिफरेंट नहीं हो गया, एक x है और एक z का डीसी है, तो अलग अलग रहेगा, तब फॉर्मूला यूज नहीं होगा। हाँ, कब होगा, जब ये dz है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, z, तब आप लिख सकते हैं log z। अब बताओ, दोनों सेम है कि नहीं है, या dy बटे y, तब आप लिख सकते हैं कितना, तो log y। जब न्यूमरेटर में जो लिखा रहेगा वो किसका डीसी रहेगा, डिफरेंशिएशन, तो न्यूमरेटर का, सॉरी डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का डीसी है, डिनोमिनेटर का डीसी है, तब फॉर्मूला यूज होगा, अन्यथा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। वही बात ई के पावर एक्स में भी, कि जो पावर में है उसी का डीसी बगल में होना चाहिए। ई के पावर एक्स का जानते हो ना, बोलो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई का पावर एक्स, तो जो पावर में रहेगा उसी का ना डीसी यहाँ है dx। जैसे यहाँ e का पावर t लिख दिए, लेकिन यहाँ dx ही रहने दें, तब क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कब लिख सकते हैं, जब e का पावर t है तो dc भी किसका होना चाहिए, dt का, तब लिख सकते हैं, ये सही है। बात समझा? अब फॉर्मूला सब यूज करने आया, चलो उतारो जल्दी से, जल्दी प्रिंट करो। हो गया प्रिंट? अब देखो छठा लिखो, ये ऑब्जेक्टिव में काम देगा क्वेश्चन बनाने में, जो अभी लिखा रहे हैं। 6 नंबर दे के लिखना, पहले डिफरेंशिएशन वाला लिख देता है, तब इंटीग्रेशन में। बताओ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखता था, एफ डैश एक्स लिखता है ना, और यदि इस एक्स में कोई भी ऐड और सब्सट्रैक्ट रहेगा तब कोई दिक्कत, प्लस बी या माइनस बी, इसका डिफरेंशिएशन यही लिखते हैं, एफ डैश। लेकिन यदि कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई रहता है तब क्या करते हो, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन। बताओ, तो पहले एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स लिख देते हैं, जो एक्स में मल्टीप्लाई है वो बाहर भी क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन में सब लिखा हुआ है। एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश एक्स से। यदि एक्स में कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड सब्सट्रैक्ट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका डिफरेंशिएशन वैसे लिख देंगे। एफ एक्स का जैसे एफ डैश एक्स लिखते हैं ना, तो वैसे एफ ऑफ एक्स प्लस भी रहे चाहे माइनस भी रहे, उसका एफ डैश एक्स प्लस माइनस भी लिख देंगे। लेकिन यदि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो डिफरेंशिएशन तो करेंगे ही, लेकिन जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वो बाहर भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। याद करो, ये सब लिखा हुआ कॉपी में। बोलो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स प्लस माइनस बी, वो तो लिख दिए। एक्स में लेकिन मल्टीप्लाई है, कितना मल्टीप्लाई है, ए, तो बाहर भी ए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, होता है ना, तब बताना एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स लिख दिए, कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स। यहां भी वही बात, देखो x में कुछ भी ऐड सब्सट्रैक्ट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स लिखा ना, तो वैसे एफ डैश एक्स प्लस भी रहे चाहे माइनस भी रहे, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ
एक्स प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। लेकिन कोई कांस्टेंट नंबर यदि मल्टीप्लाई रहेगा, इसका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डीएक्स का, यहाँ एक्स में कितना मल्टीप्लाई है, ए मल्टीप्लाई है, तो जितना मल्टीप्लाई रहेगा तो देखो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन उसका उल्टा, यहाँ भागा देंगे। जैसे एफ डैश एक्स का एफ एक्स लिखते हैं ना, तो एफ डैश एक्स है, एफ ऑफ एक्स तो लिख देंगे, लेकिन एक्स में कितना मल्टीप्लाई है, ए, तो यहाँ ए से डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन में डिवाइड, उसका उल्टा। फिर एफ डैश एक्स प्लस माइनस पी डी एक्स, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जो लिखा रहेगा प्लस, और कुछ करेंगे, कहो एक्स में कितना मल्टीप्लाई है, ए, तो यहाँ ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जितना एक्स में मल्टीप्लाई रहेगा इंटीग्रेशन करके उतना उसमें क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब एग्जाम्पल से भी समझ लो पहले, तब लिखना एक ही बात, ये तो फॉर्मूला समझाए। एग्जाम्पल देखो, पहला कि यदि हम तुमसे पूछ दिए बताओ कि साइन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो ना, क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो माइनस कोस एक्स। तो बोलो यहाँ एक्स में खाली क्या है, 1 आइड है, तो आइड सब्सट्रैक्ट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिखते हैं वैसे इंटीग्रेशन लिख देंगे। तो साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस 1 का क्या लिख दोगे, माइनस कोस, और एक्स प्लस 1, एंगल तो कभी चेंज होगा ही नहीं, वो तो जो रहेगा वही तुमको। फिर देखो दूसरा, यदि कॉस एक्स माइनस 4 का हम पूछ दें इंटीग्रेशन, बताओ कॉस एक्स माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो ना, क्या, साइन एक्स, तो यहाँ x में क्या है, 4 सब्सट्रैक्ट है। तो फिर अभी एक बात, आइड सब्सट्रैक्ट रहने से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जैसे लिखते हैं वही। प्रॉब्लम कब आएगा, मतलब कब कुछ करना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई रहेगा तब, कि जितना मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड कर देंगे। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन, तो साइन x यानी साइन x माइनस 4, जो एंगल में रहेगा वो लिख देना। लेकिन तीसरा देखो कि यदि हम तुमसे पूछते हैं इसका इंटीग्रेशन बताओ कि cos अब 5x का, तब बताओ क्या होगा, है तो वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ भी cos x है, लेकिन यहाँ देखो 4 सब्सट्रैक्ट था, यहाँ लेकिन क्या है 5 मल्टीप्लाई में है। तो बोलो cos x का तो जानते हैं sin x, तो लिख तो देंगे sin 5x, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क क्या करेंगे कि 5 से डिवाइड कर देंगे। बात समझा, जैसे देखो अब यहाँ कि साइन x बटे 3 का हम इंटीग्रेशन तुमसे पूछ दिए, साइन x बाय 3 का, तो बोलो साइन x का तो इंटीग्रेशन जानते हो ना, क्या, तो माइनस कॉस एक्स, तो वैसे साइन x 3 है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस x बाय 3, और कुछ होगा, यहाँ कितना मल्टीप्लाई है x में, 1/3 है, तो जितना रहेगा उतना से भागा, यानी 1/3 से भागा देंगे, यही ध्यान देना है। बात समझा, तो बोलो 1/3 से भागा देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो गया -3 इंटू कॉस x बाय 3 प्लस c। बात आया समझ में, जो x में मल्टीप्लाई रहेगा कांस्टेंट नंबर, इंटीग्रेशन कर लेंगे और उससे डिवाइड कर देना नीचे, जो भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई रहेगा x में उतना से क्या करना है तुमको, डिवाइड कर देना। नहीं डिवाइड करने भूल जाओगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। चलो उतारो पहले, इतना प्रिंट करो तो और समझाते हैं, और एग्जाम्पल देके समझाते हैं इसी चीज को, पहले इतना प्रिंट करो, इतना एग्जाम्पल दे देंगे कि कहीं कंफ्यूजन होगा ही नहीं, लेकिन उसके लिए याद रखना पड़ता है, भूल जाओगे तो हमेशा कंफ्यूजन होगा। हो गया प्रिंट सबका, ये समझ लेना, ये एक तरह से फॉर्मूला ही है इंटीग्रेशन निकालने का। कल 14 नंबर तक फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, मतलब ये 15वां फॉर्मूला हो गया।
ठीक 15 नंबर कि x में यदि कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट है कोई भी कांस्टेंट नंबर तब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे लिख देना जैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि x में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो सिर्फ उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ दोनों चीज था, मल्टीप्लाई भी ऐड सब्सट्रैक्ट है, ऐड सब्सट्रैक्ट से कोई प्रॉब्लम, जैसे वैसे लिख दिए। यदि कुछ मल्टीप्लाई है तो उसे डिवाइड कर दिए। और एग्जाम्पल समझो इस पर पहले, ये तो छोटा छोटा दे के समझा दिए, उतार लिया आंसर, उसको नहीं मिटा रहे हैं अभी, जब एग्जाम्पल समझा देंगे तब मिटाएंगे। जैसे आप देखो 4 नंबर में एग्जाम्पल था 5वां कि यदि e का पावर -3x + 5 का हम इंटीग्रेशन तुमसे पूछ दिए कि e के पावर -3x + 5 का, बोलो e के पावर x का तो इंटीग्रेशन जानते ही हो ना, क्या e के पावर x, इसका भी तो वही लिख देंगे जो है सो प्रिंट कर दिए। लेकिन और कुछ करना पड़ेगा, जब भी कांस्टेंट नंबर ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई है देख लेना कितना मल्टीप्लाई है, -3 तो उससे डिवाइड कर दो -3 से, हो गया आंसर। समझा? देखो छठा कि सेक 7x - 11 इंटू 10 7x - 11 इसका इंटीग्रेशन हम तुमसे पूछे, तो बोलो जानते हो सेक x का इंटीग्रेशन? सेक x इंटू 10x का क्या होता है? सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक x, तो वही चीज है लिखा हुआ, खाली कांस्टेंट नंबर ऐड सब्सट्रैक्ट है, वो मल्टीप्लाई है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फॉर्मूला यूज करते हैं वैसे बताओ, ये सेक x हुआ इंटू 10x हुआ, तो क्या होता है सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन? सेक x, तो इसको लिख देंगे सेक 7x - 11 एक्स्ट्रा काम, तो x में कितना मल्टीप्लाई है 7, जो मल्टीप्लाई रहेगा भागा उससे देना, मतलब 7 से प्लस c लिख दीजिए। समझ गया? यहां देखो dx बटे रूट अंडर 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर लिख दीजिए। dx बटे रूट अंडर 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर, तो बताओ जानता है इसका फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला होगा इसमें यूज, सो बताओ। ये dx बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर क्या होता है? ये किसका, इसका इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स x, तो बताओ इसका क्या लिख दोगे, सो बताओ। तो साइन इनवर्स जो एंगल में वो तो लिखेंगे, मतलब 4x, एक्स्ट्रा वर्क सिर्फ क्या होगा, जो मल्टीप्लाई है उससे खाली डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आया? खाली कांस्टेंट नंबर के लिए है, दूसरे के लिए ना, सिर्फ क्या मल्टीप्लाई रहेगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर उसके लिए ये है। बोलो इसका इंटीग्रेशन कितना लिखोगे? पहले ही बताओ कौन फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ये dx बटे बगल में फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं 1 प्लस x स्क्वायर, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, 10 इनवर्स x, तो वही काम वहां भी लिखेंगे। ये पूरे का स्क्वायर, कोई 2 और 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए कहीं कुछ सोचना नहीं, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका, 10 इनवर्स 2x माइनस, और जो x में मल्टीप्लाई है वो नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब तो हमको लगता है समझ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई रहेगा उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला वही होगा, खाली कांस्टेंट नंबर जो ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई रहेगा, तो ऐड और सब्सट्रैक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं है, जो मल्टीप्लाई रहेगा उससे खाली डिवाइड कर देना। बात समझ गया? चलो प्रिंट करो, जल्दी जल्दी उतारो।
कर लिया। अब समझना, देखो अब तुमको इंटीग्रेशन बनाने का तरीका समझाएंगे। हेडिंग देना मेथड टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ए गिवन फंक्शन। ज्यादा मेथड टू फाइंड द इंटीग्रल of a given function। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल निकालने का तरीका। ठीक, तो देखो ये अब उसके लिए है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज होगा। अब क्वेश्चन तो वैसा ही पूछेगा, वो एक ही चैप्टर है खाली 7.1 जो जिससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला से। बात समझ गया। बाकी उसके बाद बनाने का तरीका ही है तो वही। तो देखो 3 तरीका है मेन, कि देयर आर 3 मेथड्स टू इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने का 3 तरीका है। पहला तरीका जो उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा जो तरीका उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और तीसरा जो है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बात समझ गया। यही 3 ठो तरीका है इंटीग्रेशन निकालने का। इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बात समझा। लग रहा है कि तुमको 3 गो तरीका है 3 दिन में खत्म हो जाएगा, वैसा बात नहीं है। ठीक, खाली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यही 4 क्लास में खत्म होगा, 4 लेक्चर में। 4-5 लेक्चर इसी में लग जाएगा। उसके बाद 2 लेक्चर इसमें, 1 लेक्चर इसमें। बात समझ गया। ये नहीं समझना कि लगता है हल्का है। सब्स्टिट्यूशन बनाने का तरीका होता है, पुट करना पड़ता है इसमें, x बराबर कुछ मानना पड़ता है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा फॉर्मूला पर उसमें सब्स्टिट्यूट करके पुट करके मान के बनाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास से इसको हम स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कम से कम 5 लेक्चर इसमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन पढ़ने में, पूरा खत्म करने में। ठीक, एडवांस तक ले जाएंगे तब तो 10 क्लास लगेगा खाली सब्स्टिट्यूशन में। ठीक, खाली बोर्ड तक पढ़ाएंगे तब 5 क्लास में खत्म होगा, क्वेश्चन सहित 5 क्लास। एडवांस तक ले जाएंगे तो 10 क्लास में सिर्फ यही खत्म होगा, सब्स्टिट्यूशन ही 10 लेक्चर में। तो अच्छा से आप लोग फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, दोनों लेक्चर देख के 7.1 का सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, तब अगला दिन से यह स्टार्ट करेंगे। यानी यही है आपका 7.2, यहीं से स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो अच्छा से दोनों वीडियो देख के सब फॉर्मूला को समझ लीजिएगा और तब ये फिर पढ़िएगा।